जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 4 सितंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्त के साथ, कलीग के साथ निश्चित तौर पे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं हम, और वीडियो को लाइक कर दें। फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ को आप लोग ज़रूर पढ़ें। इसको लेकर के जब पैरा ओलंपिक समाप्त हो जाएगा जो टोक्यो में चल रहा है, तो सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। फिलहाल इस न्यूज़ पे यहाँ आपकी नज़र होनी चाहिए। ये जो है अवंती लिख रहा है और ये शूटर है, पैरा ओलंपिक शूटर है। इससे जो है कल एक बार फिर एक अवार्ड मिला है। ऑलरेडी गोल्ड अवार्ड इसको मिल चुका है, गोल्ड प्राप्त कर चुके हैं ओलंपिक में, भारत के लिए गोल्ड जीत चुका है। कल इन्होंने ब्रॉन्ज पदक भी जीता है ओलंपिक में। तो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बन चुकी हैं। तालिबान बोला कश्मीर के मुसलमान की बनेंगे आवाज़। तालिबान कश्मीर के मुसलमान की आवाज़ बनेंगे, लेकिन चीन के उइगर मुसलमानों की आवाज़ नहीं बनेंगे। चीन के उइगर मुसलमानों की आवाज़ तालिबान नहीं बनेंगे। क्यों, आपको ये समझना होगा। तालिबान सेलेक्टिव मुस्लिम कार्ड खेल रहा है। उसका रीज़न है कि तालिबान पे किसका प्रभाव है। तालिबान पे स्पष्ट तौर पे प्रभाव है पाकिस्तान का। तालिबान को क्रिएट किसने किया था, बनाया किसने था, तालिबान को अपने मदरसों में ट्रेन किसने किया था, तो पाकिस्तान ने किया था। तो पाकिस्तान का स्पष्ट प्रभाव है तालिबान पे, और पाकिस्तान पे स्पष्ट प्रभाव है चाइना का। तो इसलिए तालिबान जो है कोरिलेट करके चलेगा पाकिस्तान के साथ, और कोरिलेट करके चलेगा, कोऑर्डिनेट करके चलेगा चीन के साथ। तो इसलिए चीन का जो इशू है, उइगर मुसलमानों का जो इशू है, जहाँ पे 10 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को चीन में जेल में डाला गया है, वो तालिबान रेज करने वाला नहीं है। बाकी इसको डिटेल से पढ़ लेना। जियो पॉलिटिक्स, अगर आप न्यूज़ हमारा देखते हो या वीडियो एनालिसिस देखते हो कुछ समय से, तो आपको जियो पॉलिटिक्स ये समझने में आसानी होगी कि तालिबान क्यों कश्मीर के मुसलमानों का आवाज़ उठाएगा और क्यों उइगर के मुसलमानों का आवाज़ नहीं उठाएगा, चीन के मुसलमानों का आवाज़ नहीं उठाएगा। ये सब जियो पॉलिटिक्स का एक पार्ट। एक जैसी अर्जी बार बार दाखिल करने पे बंगाल को फटकार। ये जो है ये एक टॉपिक रिलेटेड है पुलिस रिफॉर्म से। पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के कई बार हमने डिस्कस किया है, लेकिन एक सेपरेट वीडियो मैं नहीं बनाया हूँ। एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। देखो, पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के सबसे पहले तो ये समझें कि पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है, यानी पुलिस को लेकर के राज्य जो है कानून बनाएंगे, राज्य इम्प्लीमेंट करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सूची का विषय है। अब देखो, पुलिस को लेकर के कई सारी समिति बनी थी। धर्मवीर आयोग बना था 1977 में। उसके बाद बना था इंद्रजीत गुप्ता समिति बना था 1997 में। पद्मनाभ भैया समिति बना था 2000 में। सोली सोराब जी कमेटी बना था 2006 में। और इस न्यूज़ में जो चर्चा है वो चर्चा है आपको सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की 2006 की। काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, और इसी गाइडलाइन का एक पार्ट इस न्यूज़ में डिस्कस किया गया। मैं आपको बता दूंगा कौन सा पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट की 2006 की गाइडलाइन, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में गाइडलाइन दिया था, उस गाइडलाइन में कहा था कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया जाए ताकि पुलिस बिना किसी दबाव के काम कर सके। तो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन के गठन की बात कही थी अपने गाइडलाइन में सर्वोच्च न्यायालय ने। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाया जाए जो पुलिस के खिलाफ होने वाली गंभीर शिकायतों की जांच कर सके। अगर पुलिस पे कोई शिकायत है या गंभीर शिकायत है तो उसकी जांच करने के लिए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए। थाना प्रभारी से लेकर के पुलिस प्रमुख तक एक स्थान पे कार्य अवधि जो है 2 वर्ष सुनिश्चित किया जाना चाहिए, यानी मिनिमम 2 वर्ष तक वो किसी पर्टिकुलर स्थान पे रहें। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष का होना चाहिए, यानी डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, किसी भी राज्य में डीजीपी सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। राज्य में पुलिस का प्रमुख होता है डीजीपी। अब देखो, डीजीपी को नियुक्ति को लेकर के अपने गाइडलाइन में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि डीजीपी जो है यूपीएससी 3 अधिकारियों की, यूपीएससी क्या करेगी कि 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची देगी आपको। किसी भी राज्य को यूपीएससी 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची देगी। उस 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी में से एक अधिकारी की नियुक्ति आप
यानी राज्य डीजीपी के रूप में कर सकती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको अपने यहाँ, मान लेते हैं बिहार सरकार को अपने यहाँ किसी डीजीपी की नियुक्ति करनी है, तो ऐसी कंडीशन में यूपीएससी क्या करेगी कि बिहार सरकार को 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची देगी और बोलेगी कि ये 3 में से एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने यहाँ डीजीपी के लिए, या डीजीपी इसको बना सकते हैं। तो ये यूपीएससी देती है लिस्ट आपको, और उस 3 वरिष्ठ अधिकारियों में से आप एक चूज कर सकते हैं डीजीपी। ये राज्य का अधिकार होता है। लेकिन यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की इस गाइडलाइन का उल्लंघन किया बंगाल ने यूपीएससी के लिस्ट को नहीं माना है और खुद से जो है डीजीपी की नियुक्ति कर दी है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने बंगाल को फटकार लगाया कि आपने जो हमारी गाइडलाइन थी 2006 का, उस गाइडलाइन का उल्लंघन किया। देश में शोध और विकास का तैयार होगा इकोसिस्टम। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GHI 2020 में भारत का स्थान जो है 48। इनोवेशन में हमारी खराब रैंकिंग है विश्व में। तो इनोवेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और पेटेंट भी भारत की तरफ से बहुत कम पेटेंट होता है। पेटेंट करवाने में पहला स्थान पे अमेरिका को क्रॉस कर गया है चाइना, और भारत का तो कहीं स्थान आता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इनोवेशन करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना हमारी आवश्यकता है। और उसी को लेकर के जो अमृत महोत्सव चल रहा है, आज़ादी की 75वीं साल चल रही है, उसी में एक मेला का आयोजन किया जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित एक मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जितने आईआईटी हैं वो आईआईटी भाग लेंगे, जितने इनोवेशन सेंटर वो भाग लेंगे, कई सारे स्टार्टअप्स भाग लेंगे। तो इस न्यूज़ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे मेन टॉपिक है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि भारत की क्या डाटा है, भारत कहाँ पे स्टैंड करता है और भारत को क्या करना चाहिए। भारत जो है कमज़ोर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो उसका क्या क्या कारण है। ईस्ट इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में बोलते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि उत्तर दक्षिण में समुद्री मार्ग विकसित करेंगे भारत और रूस। एक बार इसको भी देख सकते हैं, समुद्री कनेक्टिविटी इंप्रूव होगा। और एक बार देखो, एक तरफ से हम रशिया से डील कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका से डील कर रहे हैं। दोनों ही कंट्री एक दूसरे का विरोधी है, रशिया और अमेरिका दोनों एक दूसरे का विरोधी है, और हम दोनों कंट्री के साथ डील कर रहे हैं। ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ संबंधित है अनमेन्ड व्हीकल को लेकर के, मानव रहित यान यानी ड्रोन को लेकर के। ड्रोन को UAV भी कहा जाता है, अनमेन्ड एरियल व्हीकल। UAV मतलब होता है अनमेन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन। तो भारत और अमेरिका मिलकर के, दोनों मिलकर के ड्रोन डेवलप करेंगे। जिस तरह से ब्रह्मोस आपने सुना होगा, ब्रह्मोस किसने डेवलप किया? ब्रह्मोस 2 देश भारत और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है। उसी तरह से भारत और अमेरिका मिलकर के UAV यानी अनमेन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन डेवलप करेंगे। केरल ने के एनजीओ का FCRA लाइसेंस निलंबित, 7 खाते फ्रीज। देखो, जब तक आपके पास, आप एक एनजीओ चलाते हैं मान लेते हैं, और आपके पास FCRA खाता नहीं है, तो आप विदेश से पैसा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, राइट। आप एनजीओ चलाते हैं, आपको विदेश से पैसा चाहिए, आपको FCRA लेना पड़ेगा। और केरल में कुछ एनजीओ का FCRA निलंबित किया गया है। उसका क्या रीज़न है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको FCRA देखना होगा। FCRA जो है, FCRA का फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम 1976 में आया था। FCRA जो है, कोई व्यक्ति हो गया, समूह हो गया या एनजीओ हो गया जो विदेश से पैसा प्राप्त करना चाहता है, तो इसी कंडीशन में FCRA में रजिस्ट्रेशन करवाना उसको अनिवार्य होगा। 2020 में FCRA को इम्प्रूव किया गया है, या इसमें सुधार किया गया। सुधार क्या किया गया है कि विदेशी धन प्राप्त करने वाले एक एनजीओ को गृह मंत्रालय के पास पंजीकरण करवाना होगा। इसे एक विशिष्ट FCRA पंजीकरण खाता सत्यापन सौंपी जाएगी, जिसे 5 वर्ष में रिन्यूअल करवाना होगा। यानी अगर आप विदेश से पैसा ले रहे हैं, आपके एनजीओ चलाते हैं, विदेश से पैसा ले रहे हैं, तो आपको गृह मंत्रालय के पास उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और प्रत्येक 5 वर्ष में उसका रिन्यूअल करवाना होगा। पहला ये सुधार किया गया है। दूसरा किया गया है कि प्रशासनिक व्यय पे धनराशि को विदेशी फंड से 50% से घटा के 20% किया गया। होता क्या है कि मान लेते हैं 1 करोड़ रुपया आपके एनजीओ को मिलता है, आप क्या शो कर देते हैं कि इस 1 करोड़ में
50 लाख रुपए जो है हमने अपने प्रशासनिक अधिकारियों पे खर्च किया। मसलन हम अपने जो कार्मिक है उसको पेंशन दे रहे हैं या उसको वेतन दे रहे हैं, उस पर खर्च कर रहे हैं, और रेस्ट 50% जो है पैसा हम, या 50 लाख रुपए जो है हम लोगों की भलाई के लिए खर्च कर रहे हैं। तो ये नॉर्मली एनजीओ शो कर देती हैं। 1 करोड़ तो मैं एक सिंबल बोल रहा हूँ, हज़ार मतलब बहुत बड़े बड़े अमाउंट भी मिलते हैं एनजीओ को। अब सोचो ये जो 50 लाख रुपए हैं वो बोल रहा है कि अपने प्रशासनिक व्यय के लिए हम इस्तेमाल किए, या मान लेते हैं ऑफिस खर्चा के लिए इस्तेमाल किए, सैलरी देने के लिए इस्तेमाल किए, इस तरह का, जबकि वास्तविक में इतना खर्च होता नहीं है। तो होता क्या है कि ये जो पैसा होता है, ये 50 लाख, ये पैसा वो कहाँ यूज कर लेते हैं हम? आतंकवादी गतिविधि में यूज कर लेते हैं, टेरर फंडिंग में यूज कर लेते हैं, धर्मांतरण में यूज कर लेते हैं, या अन्य मुद्दे पे यूज कर लेते हैं। तो इसलिए सरकार ने अब डिसाइड किया गया है कि जितना आपको पैसा मिलेगा उस पैसा का आप 20% से अधिक प्रशासनिक व्यय नहीं करेंगे। पहले 50% था, अब 20% से अधिक प्रशासनिक व्यय, यानी आपको प्रशासन चलाने के लिए जो व्यय होता है, ऑफिस चलाने के लिए जो व्यय होता है, उसमें 20% से आप अधिक नहीं खर्च करेंगे, और 80% आपको सोशल वर्क के लिए खर्च करना होगा, या जिस काम के लिए एनजीओ को पैसा डोनेट हो रहा है, एनजीओ जिस काम को कर रही है उसके लिए आपको खर्च करना होगा। लेकिन प्रशासनिक व्यय आप 20% से अधिक नहीं खर्च करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको समझना चाहिए। 50% से घटा करके 20% प्रशासनिक व्यय क्यों किया गया है? क्योंकि पैसा का दुरुपयोग रोका जा सके। लोक सेवकों के विदेशी अनुदान लेने पर पाबंदी लगाने का प्रावधान किया गया है। लोक सेवक में वे व्यक्ति शामिल हैं जो सरकार में वेतन या सेवा का यूज लेते हैं, या मेहनताना लेते हैं, यानी सैलरी लेते हैं। तो लोक सेवक अब विदेश से पैसा नहीं ले सकते हैं। अधिनियम में आधार को एनजीओ या विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले लोगों के संगठनों के सभी पदाधिकारी, यानी जो व्यक्ति एनजीओ चलाता है, एनजीओ चलाने वाले जितने भी, मान लो एनजीओ के बहुत सारे पार्टनर होते हैं, सभी पार्टनर का या सभी निदेशक का, सभी पदाधिकारी का आधार आपको मस्ट है देना। जितने लोग एनजीओ चला रहे हैं, आपके एनजीओ में जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने पदाधिकारी हैं, सबका आधार आपको देना मस्ट है। तो इसी एफसीआरए के नियम का उल्लंघन पाया होगा, इसलिए इसका लाइसेंस रद्द किया गया। केरल में जो 7 एनजीओ का लाइसेंस रद्द किया गया इस एनजीओ का, उसका रीज़न होगा कि एफसीआरए का जो नियम है 2020 का, उसका उल्लंघन कर रहा है ये। अब देखो, जयशंकर ने स्लोवेनिया के पीएम से द्विपक्षीय मुलाकात की। यहाँ पे 2 चीज़ें वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। एक तो स्लोवेनिया के जो प्रधानमंत्री हैं उस प्रधानमंत्री का नाम क्या है, दूसरा स्लोवेनिया की राजधानी क्या है। तो स्लोवेनिया के जो प्रधानमंत्री है उस प्रधानमंत्री का नाम है जानेज जानसा। और स्लोवेनिया की राजधानी कहाँ है? ल्यूब्लियाना ये राजधानी है। छोटा कंट्री है, यूरोप का छोटा सा देश है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल मैप पे इसको सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। जब भी ऐसी न्यूज़ हो ना तो उसको सर्च कर लिया करो। वैसा लोकेशन जब चर्चा में हो, कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री गए हैं, विदेश मंत्री गए हैं, वो एक बार सर्च करके देख लो उसका लोकेशन। गूगल मैप अच्छा यूज कर सकते हैं आप एग्ज़ाम के लिए, और वो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ESIC की मेडिकल स्कीम का दायरा बढ़ेगा। देखो, डायरेक्टली वनडे एग्जाम वगैरह में या बीपीएससी वगैरह में भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कब आया था? तो एक्ट 1944 में आया, 1948 में आया था। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कब आया था? 1948 में आया था। तो डायरेक्टली वनडे एग्जाम वगैरह में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कब आया था। यूपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्रसूति हो गया, रोजगार दुर्घटना हो गया, अस्थायी या अस्थायी निसंगता हो गया, अपंगता हो गया, ये सब कंडीशन में एक तरह से आपको इंश्योरेंस मिलेगा। बेसिकली ये है, ESI अगर आप यूज करते हैं तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा। अब देखो, ESI की सीमा पहले क्या थी? पहले 15,000 रुपये था कि अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये से कम है तभी आप ESI के दायरे में आएंगे। उसके बाद 2016 में क्या किया गया है कि इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 21,000 रुपये। अगर आपकी सैलरी 21,000 रुपये है या 21,000 से कम है तभी आप ESI के दायरे में आएंगे।
अब क्या किया जा रहा है कि इसकी बढ़ा करके 30,000 करने का प्रावधान किया जा रहा है, यानी 30,000 तक अगर आपकी सैलरी है तब आप ईएसआई के दायरे में आएंगे। अगर ऐसा किया जाएगा तो 3.48 करोड़ श्रमिक जो पहले लाभ उठाते थे 21,000 सैलरी में, 4.5 करोड़ श्रमिक इसका लाभ उठाएंगे। यानी जब 21,000 किया गया था, 21,000 अगर वर्तमान में है, तब 3.48 करोड़ श्रमिक जो है इसका लाभ उठाते थे। लगभग 3.5 करोड़ श्रमिक इसका लाभ उठाते थे। 30,000 कर दिया जाएगा या 30,000 से कम जिसकी सैलरी है वो ईएसआई का लाभ उठाएंगे, तब ये हो जाएगा 4.5 करोड़ श्रमिक इसका लाभ उठाएंगे। अब देखो यूपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। 2019 में एक प्रोविजन किया गया। पहले क्या था कि ईएसआई में जो अंशदान देना होता था वो नियोक्ता और कर्मचारी दोनों देते थे। नियोक्ता मतलब जिस कंपनी को आप ज्वाइन किए हैं वो कंपनी का ओनर भी इसमें अपना योगदान देगा, आप भी योगदान देंगे और दोनों योगदान देते थे। पहले 6.5% था, 2019 में इसको घटा करके 4% कर दिया गया। 4% में 3.25% जो है नियोक्ता देंगे। नियोक्ता मतलब जो आपको रिक्रूट करते हैं, जिस कंपनी में आप नियुक्ति कर रहे हैं, और 0.75% योगदान जो है वो आपके सैलरी से घटेगा। तो इस तरह से बेसिकली आपको ईएसआई का लाभ मिलता है। आपने सुना भी होगा कि वो कंपनी आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि ईएसआई कितना मिल रहा है, राइट। तो यूपीएससी में नॉर्मली क्वेश्चन यही पूछ सकता है आपको। जैसे ये पता होना चाहिए, यूपीएससी अगर पूछेगा तो 3.25% नियोक्ता देंगे यानी एम्प्लॉयर देंगे, और 0.25% जो है 0.75% जो है ये आपके सैलरी से कटेगा, यानी एम्प्लॉय के सैलरी से कटेगा। तो टोटल मिलाकर 4% टोटल योगदान देना है, जो अंतोगत्वा आप ही को बाद में मिल जाएगा। ईएसआई का फायदा नॉर्मली आप ही को मिलता है और बाद में मिल जाएगा आपको, एक मोस्ट अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। देखो विदेशी मुद्रा भंडार फिर 16 अरब डॉलर बढ़ गया। निश्चित तौर पे काफ़ी बढ़ रहा है, 633 बिलियन डॉलर हो चुका है, ऑल टाइम हाई पे अभी। तो विदेशी मुद्रा भंडार में जो है 3-4 चीज़ें आती है। एक तो याद रखना, एक तो पहले फॉरेक्स रिजर्व आता है, विदेशी परिसंपत्ति आता है, जिसमें विदेशी शेयर आता है, डिवेंचर आता है, बॉन्ड आता है या विदेशी मुद्रा आता है। दूसरा सोना का भंडार आता है। तीसरा IMF का रिजर्व कोष आता है, और चौथा आता है स्पेशल ड्राइंग राइट, इसे IMF की करेंसी कहते हैं। ये चारों चीज़ आता है विदेशी मुद्रा रिजर्व कोष में। बाकी इसको जरूर देखना। हाल फिलहाल में सरकार ने तिलहन मिशन लॉन्च किया है, 11,500 करोड़ की मिशन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको भी देख सकते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर को प्रभावित करता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र तीनों को प्रभावित करता है टेक्सटाइल सेक्टर। कैसे मैं बताता हूँ। और बहुत कम ऐसा सेक्टर है जो तीनों को प्रभावित करता है। टेक्सटाइल है, इसके लिए कपास का उत्पादन होगा, तो कपास का उत्पादन क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर में आ गया। इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, कपड़ा का निर्माण होगा, कपड़ा का निर्माण होगा तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। इसका प्रचार प्रसार होगा, रैंप होगा, मॉडलिंग होगा, ऑनलाइन परचेजिंग होगा, टर्सरी सेक्टर में आ गया। तो ये तीनों ही सेक्टर प्रयोग होता है आपको टेक्सटाइल में। एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं, इसको एक बार देख सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नहीं है आज का। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चीड़ की पत्तियों से बनेगा एथेनॉल, पराली का भी प्रयोग होगा। पराली जो जलाया जाता है पंजाब के क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में या दिल्ली के क्षेत्र में, जिसे दिल्ली के एयर पोल्यूशन का रीजन होता है, तो उसको प्रयोग हो सकता है आपको इथेनॉल बनाने के लिए। और चीड़ की पत्तियों से भी इथेनॉल बनाया जा सकता है, तो उसको लेकर के सफल प्रयोग किया गया है। इसको जरूर पढ़ें। इसको भी देख सकते हैं, एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा गंगा की गाद को लेकर के। गाद का क्या इशू है, गाद एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है बाढ़ का, राइट। चलिए इतना ही न्यूज़ था हमारे पास, इंपॉर्टेंट न्यूज़। जो न्यूज़ मैंने आपके साथ हाईलाइट किया उसको जरूर आप लोग पढ़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।